देश में इस वक्त दो मौसम चल रहे हैं, एक तरफ क्रिकेट का और दूसरी तरफ चुनाव की सियासत का। देश के दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त विश्व कप क्रिकेट में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासत की पिच पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही हैं। इसलिए क्योंकि चुनाव है। अब इस चुनाव के मौसम में और क्रिकेट का माहौल इस वक्त चल रहा है, लिहाजा IBC 24 ने भी एक खास कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है ताकि क्रिकेट की पिच पर सियासी धुरंधरों को आप खेलते हुए देख सकें कि किसकी पारी में कितना दम है, किसकी बल्लेबाजी में कितना दम है, किसकी गेंदबाजी में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन प्रीमियर लीग। और नाम से ही जाहिर है, क्रिकेट की पिच पर आज सियासी धुरंधरों को आप बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे, गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, एक दूसरे को छकाते हुए देखेंगे। और इसके लिए खास तैयारी इस वक्त हमने की है। रियाज क्रिकेट है, स्पोर्ट्स का पूरा माहौल है और क्रिकेट की पिच तैयार है, धुरंधर भी तैयार हैं। और चूंकि मैच है तो मैच में अंपायर होना भी जरूरी है। आज के अंपायरिंग करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ में राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ में अंपायर के लिए रहेंगे। और साथ ही सुशील अग्रवाल जी, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी हैं, तो इनको हमने रखा है अंपायरिंग के लिए। टीम कांग्रेस का इंट्रोडक्शन एक बार आपके सामने दें। वंदना राजपूत इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आज कमान संभालेंगी टीम कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी हैं। आज ये भी कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और इसी तरह से चौके छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। आज इनसे उम्मीद है कि जमकर बल्लेबाजी अपनी टीम की तरफ से करेंगे। धनंजय ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और आज ये भी कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। गेंदबाजी भी ये करते रहे हैं, कई बार अपनी गेंदों से कई विकेट इन्होंने उड़ाए हैं। आज किस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिलेगी, धनंजय जी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी। हमारे साथ में नितिन भंसाली जी हैं, वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं और लगातार अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी कितनी शानदार बल्लेबाजी ये करते हैं अपनी टीम के लिए, देखना होगा। सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं जो पांचवें खिलाड़ी आज हमारे बीच में है टीम कांग्रेस की तरफ से। चलिए, ये थी टीम कांग्रेस और अब बात करते हैं इनके सामने विपक्षी टीम भाजपा। तो टीम भाजपा की तरफ से आज कमान संभालेंगी हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी हैं, क्योंकि दोनों ही टीम ने आज कप्तान महिलाओं को यहां पर रखा है। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं, धुरंधर बल्लेबाज और अपनी सौम्यता के लिए भी, धुरंधर बल्लेबाजी के लिए भी और शानदार गेंदबाजी के लिए भी, और अपनी फिरकी से कई खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं संजय श्रीवास्तव जी। अमित साहू जी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, युवा बल्लेबाज हैं और इनके युवा गेंदबाजी करेंगे ऐसा इशारा वो कर रहे हैं। तो गेंदबाजी से आज कितने विकेट वो गिराते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। राजीव चक्रवर्ती जी हैं जो टीम बीजेपी की तरफ से आज कमान संभालेंगे, युवा खिलाड़ी हैं और उनसे भी टीम को बहुत उम्मीदें हैं कि आज जबरदस्त बल्लेबाजी वो करें। पांचवें खिलाड़ी के रूप में हमने श्रीचंद सुंदरानी जी को यहां पर बुलाया था। हालांकि पहले लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं तो रिटायर्ड हर्ट हो सकता है, लेकिन श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे बीच में पहुंच गए। तो श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं और अपने अनुभव से टीम बीजेपी को आज कितना लाभ ये दिला पाते हैं इसका इंतजार रहेगा। किसी भी मैच की शुरुआत टॉस के साथ होती है और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस का बॉस कौन बनने जा रहा है ये देखने के लिए हम दोनों हमारे अंपायर्स को बीच में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और टॉस के लिए दोनों ही टीम के कप्तान हमारे बीच में हैं। वंदना राजपूत जी और लक्ष्मी वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि बीच में आइए और टॉस करिए। राम अवतार जी, टॉस करिए। चलिए, तो हेड की यहाँ पर मांग की है टीम कांग्रेस की कप्तान वंदना राजपूत की तरफ से और टॉस हो गया है। टॉस जीता है टीम कांग्रेस ने, तो वंदना राजपूत ने यहाँ पर जीता है और इस लिहाज से अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे कि गेंदबाजी करना चाहेंगे? चलिए, बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो एक बार फटाफट में नियम बता दूं, हमने यहाँ पर 5 बल्लों को बीच में रखा है। 5 बल्ले हैं और इन 5 बल्लों के साथ में 5 अहम मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हैं। और हम IBC 24 चूंकि जनता के नुमाइंदे हैं तो जनता के इन मुद्दों की पैरवी हम करेंगे, गेंदबाजी हमारी तरफ से भी यहाँ पर होगी। तो इन मुद्दों को एक एक बल्लेबाज आएगा और एक एक बल्लेबाज आके इन बल्लों को उठाएगा। इस बल्ले पर जो मुद्दा रहेगा उस मुद्दे पर आकर अपनी बात, और जिस पक्ष की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बीजेपी की तरफ से तो बात रखेंगे। इन सब के बीच दोनों निर्णायक हमारे बीच में हैं और आप निर्णायक हैं,
तो अपनी राय भी रखेंगे, आप बीच में सवाल भी कर सकते हैं और साथ ही अपनी राय देने के साथ साथ आपको अंक भी देने होंगे कि जिन दो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है जिस मुद्दे को लेकर, उसमें से 10 में से आप कितने अंक देते हैं। उसके बाद जब पांचों बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी कर चुके होंगे, उसके बाद हम यहाँ पर निर्णायक के रूप में देखेंगे कि कौन आज इस मुकाबले को जीता है। तो चलिए हम लोग इस शुरुआत करते हैं इलेक्शन प्रीमियर लीग के इस पहले महामुकाबले की। टीम कांग्रेस वर्सेस टीम बीजेपी तैयार है पहला मुकाबला करने के लिए और पहला ओवर खेलने के लिए। आपकी तरफ से कौन आएंगे? वंदना जी। घनश्याम राजू तिवारी को ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में भेज रहे हैं। बीजेपी की तरफ से किसको? लक्ष्मी जी। इधर से घनश्याम जी खेल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से आएंगे हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए, चूंकि आप लोगों ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, आइए और एक बल्ला अपना चुनिए और एक मुद्दा चुनिए, उस पर भी बात रखते हैं। चलिए, पहला मुद्दा जो आया है वो हिंदुत्व और राम का मुद्दा आया है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर दोनों जमकर बल्लेबाजी और एक दूसरे पर वार करते नजर आते हैं। तो हिंदुत्व और राम के मुद्दे पर पहले बल्लेबाजी आपको करनी है, अपनी बात रखनी है, अपनी बात रखिएगा। ये हिंदुत्व का पिच 2 है, भाजपा ने तैयार किया। अब इसमें किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं तिवारी जी, ये देखना है, क्योंकि इसमें अच्छा बल्लेबाजी अभी तक तो भूपेश बघेल कर रहे हैं, उसमें ये कितना कर पाता है ये देखते हैं। ठीक है सुशील जी, आप भी बताइए। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई फायदा नहीं रहता है। डिपेंड, मतलब आज के दिन मतलब मैन ऑफ द मैच कौन लेके जाए, टीम का कौन सा खिलाड़ी खेलेगा वो महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक एक करके अपने अपने प्रदर्शन, मतलब टैलेंट का प्रदर्शन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सुशील जी का ये कहना है कि अंकों के लिहाज से कागजों में कौन कितना मजबूत है वो तो अलग विषय है, लेकिन चूंकि मैदान पर टीमें आ चुकी हैं, आज मैदान पे जो परफॉर्म करेगा, शानदार बल्लेबाजी जो करेगा, वही टीम जीतेगी। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। हिंदुत्व और राम का मुद्दा आपकी तरफ से आया है, तो बात कीजिएगा कि हिंदुत्व और राम के मुद्दे को लेकर लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है भारतीय जनता पार्टी। वो कहती है कि हिंदुत्व का मुद्दा आपको तभी याद आता है जब चुनाव याद आते हैं। अपनी बात रखिएगा संक्षेप में 1 मिनट के भीतर। देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ईमानदारी से किया है काम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने ईमानदारी से काम करते हुए प्रभु श्री राम के राम वन पदगमन का निर्माण करके देश ही नहीं विश्व में एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को देने की काम की है, ये हमारी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति है। प्रभु श्री राम इस देश में आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही राजनीति में लाकर उसके राजनीतिक नफा नुकसान देखने का प्रयास किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाचा राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है, और इस माता कौशल्या की धरती में जिस प्रकार की सेवा भाव छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, ये छत्तीसगढ़ियों ने 3 करोड़ की जनता ने इस बात को भली भांति देखा है। हम काम पर बात करते हैं, हम काम के नाम पर बात करते हैं, हम प्रभु श्री राम को दिल में आराध्य मानकर काम करते हैं, और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो प्रभु श्री राम के वन पदगमन का, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो धरा है जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के सबसे अधिक समय इस प्रदेश में बिताए हैं। लेकिन हिंदुत्व की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पिच तैयार किया गया था, उस पिच पर यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जमकर बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। कैसे जवाब देंगे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर? देखिए, हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस है बेईमान, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले हिंदुत्व की कोई पिच नहीं होती। ये बड़ा तकलीफ का विषय है कि हिंदुस्तान के अंदर में यदि इस बात को कहा जाए, जो हमारा आस्था का प्रतीक है, जो हमारा आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम, और हिंदुत्व की बात, उसको यदि कोई मुद्दा बोले, उसको यदि कोई पिच बोले, तो इसमें हम सबकी घोर आपत्ति है, भाजपा वालों की घोर आपत्ति है। देखिए, हम सब जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, हिंदू इस देश की आस्था है, हिंदू तो इस देश की आस्था है। और मुझे लगता है इस देश के अंदर में यदि हम हिंदुत्व की बात नहीं करें, हिंदू समाज की बात नहीं करें जो बहुसंख्यक है, तो आखिर ये हिंदू जाकर कहां पर बातचीत करेगा। और अयोध्या में श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात है, कितनी जानें चली गई, कितना बलिदान लोगों ने दिया है, और उस पर यदि कोई कांग्रेस पार्टी यदि बेईमानी करती है तो निश्चित रूप से यहाँ का जो हिंदू है वो आग बबूला होगा, वो आगे बढ़ेगा और हिंदुत्व की बात करेगा और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात। घनश्याम जी जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने जमकर चौके छक्के मारने की कोशिश की है, आपने पर भी बात रखी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व है वो सिर्फ चुनावी हिंदुत्व है। बताइए। देखिए, भारत के हिंदुत्व में सनातन एक बड़ा आधार रखता है, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग कभी भी राजनीति में प्रभु श्री राम को लाना नहीं चाहते, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने
जब जब ये सत्ता पर आती है, चाहे वो हिंदुत्व खतरे की बात करती हो, राष्ट्रवाद खतरे की बात करती, इनका हिंदुत्व जो है वो राजनीतिक ठीक नफा है। नुकसान के लिए है, यहाँ ये से- स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बताइए संजय जी, बोलिए। जो राम मंदिर के निर्माण में तमाम प्रकार की अड़चने थी, उन अड़चनों में सबसे ज्यादा यदि अड़चन कोई है तो कांग्रेस के नेता रहे हैं। कपिल सिब्बल वो जो है, जो कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी सुनवाई नहीं होना चाहिए। यदि इस देश के अंदर में राम मंदिर के निर्माण में यदि बाधा आती है तो हिंदू यदि उसके लिए आंदोलन करता है तो उसमें कांग्रेस को तकलीफें जाती है। ये शायद कांग्रेस के लोग भूले नहीं कि इस राम मंदिर के निर्माण में हमारी भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित 5-5 सरकारें चली गई थी। असलियत यह है कि प्रभु श्री राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, जिसमें ना भाजपा पक्षकार थी ना आरएसएस। ये पहले भी कहा था इन्होंने कि हम अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे। 9 साल से मोदी जी की सरकार है। ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। दूसरी बात, भगवान प्रभु श्री राम गाय, गोबर, गंगाजल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए केवल चंदा चोरी, जमीन दलाली और वोट बटोरने का माध्यम रहा है। तो ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि गाय और गोबर को एक अलग सम्मान हमने दिया है, गौ माता की गोबर के संदर्भ में भी उसकी खरीदी हो रही है और उस योजना को देश के कई राज्य अभी अपने यहाँ पर लागू कर रहे हैं। बताइए। ये कांग्रेस जो अल्पसंख्यक की राजनीति करती है, उनको तो पीड़ा स्वाभाविक होगी ही राम मंदिर के निर्माण से, क्योंकि हर हिंदुओं का एक आस्था का प्रतीक का केंद्र था राम मंदिर, और आज उसका निर्माण हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इसलिए इनकी पीड़ा स्वाभाविक है। और ये वही लोग थे जिन्होंने जब राम सेतु का विध्वंस ये करने जा रहे थे, तब इनके ही लोग खड़े हुए थे और कहते थे कि भगवान राम तो है नहीं तो राम सेतु कैसा। ऐसे 25-25 वकील कोर्ट में खड़े करने वाले आज हलफनामा दायर करते हैं कि कांग्रेस जो है राम के पक्ष में है। अरे किस राम के पक्ष की ये बात करते हैं? ये तो समझ से परे है। और ये अगर बात करें गाय, गोबर और गीता की अगर बात करें तो इनको तो अधिकार नहीं, इनको तो सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात करना है, जो वो दो और धर्म है उनकी ही तुष्टीकरण की राजनीति की बात करनी है इनको। और ये एक ऐसी सरकार है छत्तीसगढ़ में, जो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था, उससे भी बढ़कर अगर छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हुआ है तो भूपेश ठीक है, बघेल चलिए को हम लोग कांग्रेस इस हिंदुत्व और राम के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। करीब 4 मुद्दे निकल के सामने, दोनों हमारे साथ निर्णायक मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना कमेंट भी कीजिए इसके ऊपर और अपना नंबर दीजिएगा, उसका फिर मैं अगले मुद्दे की तरफ बढ़ता हूँ। जी। धर्म हिंदू का सनातन का प्रतीक है, वो एक निजी मामला है। उस मामले पर राजनीति को विकास की ओर ले जाए, धर्म संस्कार हो, बहुत मजबूत हो, उसको कमजोर न, उसके साथ साथ उसमें राजनीति को पूरी तरह समाहित ना कर दिया जाए। आपने नंबर दे दिया है, मैं नंबर का खुलासा आखिर में ही करूंगा, चूंकि 5 मुद्दे हमारे बीच में हैं। 5 मुद्दों को उठाने के बाद में जी बोलिए। क्रिकेट का मैदान है, राजनीतिक माहौल है, तो दोनों ही पक्ष जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही अपना श्रेय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि आप कितने गंभीर हो उस मुद्दे पे। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और आने वाला समय बताएगा कि कौन की जनता इनको कैसे। बिल्कुल, जनता तय करेगी। मुद्दा तो हमने उठा दिया है, चूंकि ये मुद्दा भी जनता से जुड़ा हुआ था। लगातार दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अंतिम फैसला जनता को ही लेना है, क्योंकि सुप्रीम कमांडर तो वही है और अगर थर्ड अंपायर इस मैच की भूमिका में अगर कोई है तो वो हमारी जनता है, वही तय करेगी, क्योंकि तमाम अलग अलग एंगल से इस वक्त जनता देख रही है तमाम वादों को, तमाम मुद्दों को। चलिए अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी तरफ से अब धनंजय ठाकुर आ रहे हैं, वो देखेंगे कि कौन सा मुद्दा सामने आता है और उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए ये एक और मुद्दा है, हम चाहेंगे कि इधर साइड में दिखा दें। किसान और गरीब का मुद्दा एक और निकल के सामने है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगातार किसानों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है, गरीबों के हक की बात भारतीय जनता पार्टी की नेता भी करते हैं। चलिए आपसे ही स्टेटमेंट करना चाहेंगे, किसान और गरीब ये आपके एजेंडे में कहां पर है कांग्रेस पार्टी के, टीम कांग्रेस की तरफ से? धनंजय ठाकुर। प्रदेश में 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार थी, इस प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, हताश परेशान था, आत्महत्या करते थे, उनकी उपज की कीमत नहीं मिलता था, उनको पानी नहीं मिलता था, लाटें मिलती थी। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त करते हैं। धान की कीमत वादानुसार 25 रुपये हम देते हैं, तो आज इस प्रदेश में 27 लाख किसान धान के उत्पादक हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। गरीब की बात कर लेता हूं मैं। भूपेश सरकार की योजनाएं ऐसी है जिसको नीति आयोग सराहता है कि इस योजना से प्रदेश के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसान और गरीब
हमारे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। और किसान जब खुशहाल होता है तो प्रदेश खुशहाल होता है। किसान और गरीब के प्रति हमारी सरकार ने जो काम किया है, पूरे प्रदेश की जनता के जेब में 1,75,000 करोड़ रुपए भूपेश की सरकार ने डाला है। ये किसान और गरीबों के हित में था। श्रीचंद सुंदरानी जी अब इस बार कमान संभाल रहे हैं बल्लेबाजी की, वरिष्ठ बल्लेबाज हैं और बड़ा अनुभव आपको है। मास्टर स्ट्रोक चला था पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने किसानों के रूप में, और वही उसका तो फायदा धोखा उनको हो मिला। गया छत्तीसगढ़ तो इस बार एक बार फिर से बाउंसर मार रहे हैं कि इस बार फिर हम किसानों पर बात करेंगे और गरीबों पर। कैसे निश्चित इस रूप से बाउंसर को किसानों निपटेंगे? के ऊपर बात करेंगे। निश्चित रूप से किसानों को ठगने का काम अगर किसी ने किया है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम किसी ने किया है, तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। हम 15 साल की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की बात करते हैं। 75,000 पंप कनेक्शन थे 55 साल की कांग्रेस सरकार में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। 16 लाख मैट्रिक टन धान पैदा होता था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, जोगी जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। लेकिन जिस प्रकार से 75,000 पंप कनेक्शन को बढ़ाकर 4.5 लाख पंप कनेक्शन अगर छत्तीसगढ़ में दिए गए, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के पंप मुफ्त में कनेक्शन दिए। पैदावार बढ़ाने का काम, उच्च कोटि के बीज देने का काम अगर किसी ने किया, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 16 लाख मैट्रिक टन से 16,000 मैट्रिक टन से 1 लाख मैट्रिक टन धान अगर छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहा है या उससे अधिक हो रहा है, तो इसके पीछे डॉक्टर रमन सिंह जी की नीतियां हैं। 2 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। 1 रुपए किलो चावल के साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला कनेक्शन दिया, तो मेरी माता और मेरी बहनों को, गरीबों को देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और अनेकों अनेक योजनाएं मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो शायद मुझे आप उतना समय नहीं देंगे, क्योंकि मैच T20 का है ना, आपको T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करनी है, ज्यादा वक्त नहीं। ठीक है धनंजय जी, वो कहते हैं कि जितना भी आप श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है तो केंद्र उसमें दे रही है, तब आप धान खरीदी कर पा रहे हैं। बताइए। झूठ बोले कौवा काटे। अगर ये दावा कर रहे हैं हाई पंप कनेक्शन देने का, ये दावा कर रहे हैं फसल बढ़ाने का, इनसे पूछता हूँ कि 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों किया? 27 लाख किसान आज अगर धान पैदा कर रहे हैं, ये इस प्रदेश के किसान हैं, खेती की जमीन वही है। फिर इन्होंने 15 साल में 12 लाख किसानों का धान पंजीयन क्यों करवाया? 7 लाख किसानों के धान क्यों खरीदते थे? और 2100 रुपए धान की कीमत देने का वादा और 300 बोनस देने का वादा करके किसी ने धोखा दिया है? तो रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों को दिया। वो कह रहे हैं कानून को कि आप लोगों के टेन्योर के समय किसान आत्महत्या करते थे, आज किसानों के जेब में पैसा है, खुशहाली है। बताइए। देखिए, आत्महत्या का रिकॉर्ड तो ये अभी जाए, क्योंकि अभी ये सरकार में अभी इनको समझ में आ जाएगा कि कई हजार किसान मारे गए हैं। लगातार इस तरह की चीजें आई हैं कि जब इनको लगा कि चौथी बार ये 2018 में सरकार नहीं बनाएंगे, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि महिलाओं को बोलो शराबबंदी कर देंगे, युवाओं को कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को कहा 2500 रुपए देंगे, स्व सहायता समूह की बहनों को कहा कि ऋण माफ कर देंगे, यहाँ शहर के नागरिकों को बोला आधा संपत्ति कर देंगे, कि हमारे बुजुर्गों को बोला कि 1500 और 1000 रुपए पेंशन देंगे। कुछ नहीं हुआ। देखा जाएगा जब सरकार बनेगी। और आज मैं कह रहा हूं, किसान की समृद्धि, पहले तो ये कहते हैं कि 60 साल ये सरकार में थे, हमारी 15 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 साल के बाद में बता दें, किसानों को दरअसल ये नहीं है कि आप 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा दे दो। किसानों की समृद्धि यदि कोई चाहता है तो उनको सुविधाएं, उनको उपकरण, उनको जो खेती में जो चीजें लगती है वो आवश्यक है, वो काम हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। ये क्या कहेंगे 14%, 14%, हमने देखा कि गेम से खेल रहे थे संजय जी। सर एक सेकंड, 14%, 16% ब्याज लेते थे ऋण पर। हमने शून्य किया, आपने नहीं किया। आप तो वसूलते थे 16% ऋण का ब्याज। और ये क्या कहेंगे, क्यों नहीं 2500 रुपए पूरा दे रहे हैं, क्यों गिरदावरी कम कर रहे हैं, क्यों पंप हाउस कनेक्शन का रेट कम कर रहे हैं? इन्होंने कहा था कि बोनस, हमने 2 साल का बोनस देंगे, क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो मुझे लगता है आपने जो जोड़ा था, आपने जो जोड़ा था, तो मुझे लगता है ये स्थिति है आज किसान ठगा। और ये एक रिकॉर्ड, एक खेल रहे थे।